हुक्मरान जमात के सेनेटर क्रिस वैन हॉलन का कहना है कि अमेरिका पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली में मुलविस नहीं। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान का ये कहना है कि उनकी हुकूमत के खात्मे में अमेरिका का हाथ है, सरासर इल्जाम है। अमेरिकी सदर के बयान से पाक अमेरिका ताल्लुकात मुतासिर नहीं होंगे। वो अमेरिकी रियासत मैरीलैंड में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। Get involved in Pakistani politics in terms of deciding who should be in the government and who shouldn't. That's the business of the people of Pakistan. However, on this point, I will say that the former Prime Minister is mistaken. The United States did not play any role. Clarify his statement and say the United States does have confidence in the security of Pakistan over its nuclear arsenal. So, look, I don't know what made the president say it right now. I do not think it was intended in any way to, say something to hurt U.S.-Pakistan relations. I think it's something that he probably heard in the past, but as the State Department said today, is not a current day concern. सिंध हाई कोर्ट से मुतल्लिक आपको बताएं कि एन 237 में ज़िमनी इंतखाबात के नताइज को चैलेंज कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी रहनुमा हकीम बलोच की कामयाबी को चैलेंज कर दिया है। अली जैदी ने PTI की तरफ से दरखास्त दायर कर दी। NA 237 में बदतरीन धांधली की गई। PTI रहनुमा की जानिब से दरखास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। हल्के में PP कारकुनों ने जाली वोट डाले। अली जैदी का ये भी कहना है अपनी दरखास्त में। तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी का इंतखाब चैलेंज कर दिया है। NA 237 में बदतरीन धांधली की गई है, ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। NA 237 में ज़िमनी इंतखाब के नताइज को चैलेंज किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और PTI ने पीपल्स पार्टी रहनुमा हकीम बलोच की कामयाबी को भी चैलेंज कर दिया है। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं लियाकत अली राना, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी लियाकत, बताइएगा इस सारे मामले से मुतालिक। देखें, इतवार के रोज होने वाले कौमी असम्बली के हल्का NA 237 के ज़िमनी इलेक्शन के जो नताइज हैं उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। सिंध के सदर अली जैदी ने दरखास्त दायर की है जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि NA 237 में शदीद धांधली हुई, तो पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने हंगामा राई की और भारी तादाद में जाली वोट भी भुगताए, लेकिन इलेक्शन कमीशन को शिकायत करने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। लिहाजा अदालत आलिया से इस्तदा की जाती है कि NA 237 की जो इलेक्शन में धांधली हुई है उसकी साफ शफाफ तहकीकात कराई जाए, और जब तक उसका तहकीकात का रिजल्ट सामने नहीं आ NA 237 के इलेक्शन कमीशन को नताइज का सरकारी ऐलान करने से रोका जाए। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के नौमुंतखब रुकने कौमी असम्बली अब्दुल हकीम बलोच को फरीक बनाया गया है। दरखास्त की समाअत तवक्को है कि आज ही होगी। जी बहुत शुक्रिया आपका लियाकत राना, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कराची में NA 237 मलिर की नशिस्त से कामयाब अब्दुल हकीम बलोच ने चेयरमैन PTI को खुला चैलेंज दे दिया। उनका कहना है कि इमरान खान को दोबारा इलेक्शन का शौक है तो उन्हें फिर से शिकस्त देने को तैयार हैं। एक बयान में अब्दुल हकीम बलोच ने कहा कि कराची के लोगों ने इमरान खान को शिकस्त देकर अपना फैसला सुना दिया है। इमरान खान में हिम्मत है तो दोबारा मुकाबला करके दिखाएं। पीपल्स पार्टी ने इमरान खान को दिन में तारे दिखा दिए। अभी तो ये आगाज है। धांधली का शोर मचाने से इमरान खान अपनी शिकस्त का दाग नहीं मिटा सकते। खबर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहां फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और उस पर समाअत होगी। चेयरमैन PTI इमरान खान की जमानत की दरखास्त अदालत ने गैर मौसर होने पर निपटा दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिन्नाल ने केस की समाअत की और इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली गई है। इसी से मुतल्लिक मज़ीद तफसीलात जानते हैं। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, अदालती कार्रवाई की मज़ीद तफसीलात बताइएगा। जी देखिए, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिन्नाल ने समाअत की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जो हिफाजती जमानत की दरखास्त थी, FIA की जानिब से जो ममनुआ फंडिंग केस का मुकदमा दर्ज किया गया था, उस मुकदमे में हिफाजती जमानत की दरखास्त थी। अदालत को ये बताया गया कि इमरान खान गुज़श्ता रोज़ सरेंडर कर चुके हैं FIA की स्पेशल सेंट्रल की अदालत में, और वहाँ से उनकी 31 अक्टूबर तक
जमानत भी मंजूर हो चुकी है, जिस पर अदालत ने कहा कि जो दूसरा मामला है दायरा इख्तियार का, वो पहले ही दूसरी अदालत में ज़ेर समाअत है, जिसने ट्रायल कोर्ट से रिपोर्ट तलब कर रखी है। इस मौके पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जो इमरान खान से मुतल्लिक ये मुकदमा है, ये गलती से ऑर्डर में स्पेशल जज सेंट्रल लिखा गया था, मेरी तरफ से जो अदालत को बताया गया था इसको बैंकिंग कोर्ट लिख लिया जाए, तो उस पर अदालत ने अब ये दरख्वास्त गैर मौसर होने पर निपटा दी है और ये कहा है कि इमरान खान के खिलाफ ये जो ममनुआ फंडिंग केस का जो दायरा इख्तियार है अदालत का, कि कौन सी अदालत ने यह मुकदमा ट्रायल करना है या उसमें ज़मानत से मुतल्लिक फैसला करना है, वो दूसरी अदालत में ज़ेर समाअत है। लिहाजा अब ये दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी है, क्योंकि इमरान खान को पहले ही गुज़श्ता रोज़ ज़मानत मुस्तकिल मिल चुकी है, अबूरी ज़मानत मिल चुकी है। लिहाजा अब ये दरख्वास्त मज़ीद समाअत नहीं की जा सकती, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान की हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त गैर मौसर होने पर निपटा दी है और ये कहा है कि जो दायरा इख्तियार का मामला है वो अब दूसरी अदालत देखेगी। लिहाजा इमरान खान के मुतल्लिक ये केस था जिसमें आज समाअत होनी थी, इमरान खान को पेश भी होना था, लेकिन उन्होंने सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से हाज़िरी से माफ़ी की दरख्वास्त की थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया और अब उनकी हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है और साथ में दरख्वास्त गैर मौसर होने पर निपटा दी गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका आमिर सैयद अब्बासी। एमकेएम पाकिस्तान ने गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से बल्दियाती कानून से मुतल्लिक पीपल्स पार्टी की तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। कराची के गवर्नर हाउस में होने वाले इजलास में एमकेएम की क़यादत का कहना था कि कराची में गलत हल्का बंदियों पर बल्दियाती इंतखाबात होना सरासर नाइंसाफ़ी होगी। बेहतर सिक्योरिटी इंतजामात के बगैर बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद ठीक नहीं हो सकता। गवर्नर सिंध जल्द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करके बल्दियाती इंतखाबात और हल्का बंदियों के हवाले से एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। गवर्नर सिंध इसी हवाले से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से भी मुलाकात करेंगे। और अब आपको बताते हैं कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी हो रही है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 86 पैसे इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 219 रुपए 75 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 86 पैसे इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 219 रुपए 75 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। इसी से मुतल्लिक बात करेंगे। हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस ज़मीर हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस, इसकी क्या वजह है? पहले हमने देखा कि रुपए की कदर मुस्तहकम हो रही थी और अब डॉलर ऊंची उड़ान भर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। पिछले 5 रोज से जो है वो डॉलर की कीमत में इजाफा हो रहा है। इसकी सबसे अहम रीजन तो यही है कि हमारे जो रेमिटेंसेस हैं और एक्सपोर्ट्स हैं उसमें कमी आई है, जबकि इंपोर्ट में मुसलसल इजाफा हो रहा है, तो डॉलर की किल्लत हो रही है। लेकिन साथ ही दूसरा ये कि हमें जो मुख्तलिफ ममालिक से पैसे मिलने या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो अभी तक पैसे मिले नहीं है। सागदार जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो वाशिंगटन जरूर गए हुए हैं, वहाँ से कुछ पॉजिटिव न्यूज आई है, लेकिन हमें फिजिकली जो है वो कोई डॉलर नहीं मिले। तो लगता है कि 2-3 दिन तक और भी जो है मजीद जो है रुपया जो है वो कमजोर होगा। साथ ही जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमारे जो स्टेट बैंक जो है वो काफी विजिलेंट है और उसने काफी लोगों को काफी बैंक्स को टास्क में लिया है। देखिए हमारे पास नेक्स्ट वीक बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसमें मेरे कोई डॉलर की अप्रूवल्स आती हैं तो हमें लगेगा कि थोड़ा इससे काम आए। बहुत शुक्रिया आपका हारिस ज़मीर। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू वायरस के फैलाव को रोका नहीं जा सका। सूबे के 35 अजला में से 31 में वायरस ने पंजे गाड़ लिए। मजमूई केसेस की तादाद 14,000 से बढ़ गई। अब तक 14 अफराद वायरस से जाँ बहक हो चुके हैं। मजीद पेशावर से जाकिरुल्लाह की रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू वायरस के वार जारी हैं। सूबे भर में मजमूई केसेस की तादाद 14,000 से बढ़ गई। अस्पताल भी मरीजों से भर गए। सूबे में डेंगू वायरस से सबसे ज्यादा पेशावर मुतासिर है, जहां पर अब तक मजमूई केसेस की तादाद 6,000 से बढ़ चुकी है। शहर के तीनों बड़े अस्पतालों में डेंगू के लिए मखसूस आइसोलेशन वार्ड कायम किए गए हैं। सूबे में दूसरे नंबर पर जिला मर्दान मुतासिर है, जहां डेंगू केसेस की तादाद 3,000 से ज्यादा हो गई है। लेडी रीडिंग अस्पताल में जेर इलाज मरीजों का कहना है कि सर दर्द और दीगर शिकायत के बाद अस्पताल आए तो डेंगू की तशखीस हुई। पहले टेम्परेचर था मुझे और वीकनेस हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो उसके बाद जो है वो अब बेहतर हूँ। मैं सख्त दर्द हो रहा था सर में, फिर टेम्परेचर हुआ और फिर मैं इलाज आ गया यहाँ पे, तो उन्होंने एडमिट किया। पहले तो नेगेटिव आया, फिर बाद में जब दोबारा टेस्ट हुआ तो डेंगू पॉजिटिव। डेंगू वायरस से सूबे के 35 अजला में से 31 मुतासिर हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक डेंगू की अलामात में तेज बुखार, सर दर्द, खे और मतली, शदीद पेट दर्द, सांस में दुश्वारी, थकावट, बेचैनी शामिल हैं। डेंगू वायरस से अब तक सूबे में 14 अमवात हो चुकी हैं।
पीटीआई रहनुमा अली जैदी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कल भी वो थाने में थी, एमएलओ उनका हमने करवा दिया है, लेकिन हमारे बात करने पे हम सब पे एटीसी की एफआईआर कटती है। सुबह मैं फिर बेल एक्सटेंड करके आया हूँ अपनी और बहुत सारे एमपीएस की, खान साहब के ऊपर भी कटती है। लेकिन यहाँ पे बट मारने के ऊपर बंदूक का बट नाक पे मार के नाक को जख्मी कर दिया। पूरी वीडियोस टीवी पर चली, सबने रिकॉर्ड कर ली। आजकल तो जिसके पास कैमरा है वो टीवी स्टेशन है। अभी तक सलीम बलोच के खिलाफ और सलमान मुराद और उनके जो साथी थे गुंडे, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं कटी। उसके बाद सारा दिन टीवी के ऊपर चलता रहा के, बल्कि एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने तो खुद आके कह दिया कि जी लंच के वक्त यहाँ पे गुंडे घुसे थे, कुछ लोग घुसे थे, लोग घुसे और उन्होंने ठप्पा मारा बैलेट पेपर्स पे और तीर पे ठप्पा मारा। वो खत भी ईसीपी ने लिखा आईजी सिंध को, बिलाल गफार वाला भी खत ईसीपी ने लिखा आईजी सिंध को, और तीसरा खत ईसीपी ने लिखा कि जी सियासी जमात के कारकुनान पोलिंग स्टेशंस में घुस रहे हैं और घुस के उनको अलाउड नहीं है। तो तीनों जो बेज़ाब्तगियां थी वो ईसीपी ने खुद एक्सेप्ट की और खुद खत लिखा। उसके बाद इलेक्शन से एक रात पहले, मैं ये बताना चाहता हूँ, ज़रूरी समझता हूँ, इलेक्शन से एक रात पहले मैं तो कभी नहीं मिला था कौन है आरओ कौन है। मैं आरओ साहब के दफ्तर गया था, कोई एक छोटी सी एक टेक्निकल इशू था, तो आरओ साहब ने आके बाहर आके मुझसे कहा कि जनाब ये कानून है और मैं 100% कानून के मुताबिक चलूँगा। तो मैंने कही तो बड़ी अच्छी बात आपने की है। तो उनको मैंने सब किया, 10-15 लोग खड़े थे, मैंने उनसे कहा कि आप आज भी कानून के साथ चल रहे, कल भी आपने कानून के साथ चलना है, ये ना हो कि रात को कानून है और सुबह लाकानूनियत हो जाए। उन्होंने कहा नहीं सर हम तो बिल्कुल कानून ही है वो। अगले दिन जब ये सारे वाकयात हो गए और होते जा रहे थे सारा दिन, एक पोलिंग स्टेशन के बाद मैं अपने कैंप पे गया था, वहाँ हमारे आफ्ताब सिद्दीकी साहब भी थे और 3-4 एमपीएस भी बैठे थे। वहाँ एक बड़ा कॉन्वॉय आया गाड़ियों का, उसमें बख्तरबंद गाड़ी भी थी, उसमें जी एसएसपी साहब थे। मैं तो नहीं जानता था ये एसएसपी कौन है, इरफान नामी कोई शख्स है, पता नहीं कितने सालों से वो एसएसपी है मलीर का, बड़ा शेफ है, बड़ा सा। मैंने कहा कोई पढ़ा लिखा सा लड़का है। मैंने उनके साथ जाके वो शदीद ज़ख्मी हुए हों। इस वाक़े की जो मिसाल है वो शायद मिलना इसलिए मुश्किल हो जाती है कि आप सबके इल्म में है, आप में से भी कई लोग शायद उस वक्त हमारी तरह मकाम पे मौजूद थे कि जब पहला धमाका हुआ तो गवर्नर साहब भी पूरा दिन हल्के में घूम रहे थे, उन्होंने भी देखा, वो अपना आंखों देखा, हाल खुद आपको बताएंगे। वो उन्होंने जी बड़ी अच्छी बातें की और उसी गाड़ी में ये क्या नाम है टिंगू का, उसका नाम क्या है, शाहनवाज बरोई, वो भी साथ थे। नहीं सर देखें मैं कागज़ पे लिख रहा हूँ, अभी मैं जाता हूँ। उनको पता है इस पोलिंग स्टेशन में, ये गली के पीछे पोलिंग स्टेशन में घुस के ये काम हुआ है, मगर उन्होंने भी अपनी कोई नहीं सुनी और वो करते गए। मालूम ये पड़ा हमें शाम को कि पूरी पुलिस और वो इरफान बुज़दिल या बहादुर बुज़दिल ही है जो चोरी करता है, खामा का नाम बहादुर रखा हुआ है। पता चला वो तो जरदारी के जूते चाटता है, वो तो मलीर का सबसे बड़ा लैंड ग्रैबर है एसपी, ऐसा बना घूम रहा है बिल्कुल पप्पू जैसा के पता। पूरे मुल्क में मुख्तलिफ शहरों में इन शहदा के लिए कुरान खानी का एहतमाम किया गया है। हम कारसाज पर जो यादगार बनाई गई इन शहीदों के लिए हम वहाँ पर भी हाज़िरी देंगे और कब्रिस्तानों में भी हम जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पूरे मुल्क में हम इन शहीदों को याद रखे हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला जब तक हमारी ज़िंदगी है हम शहीदों की कुर्बानियों को नहीं भूलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 18 अक्टूबर है और आज हम अपने शोहदा कारसाज की 15वीं बरसी मना रहे हैं। 18 अक्टूबर 2007 का जो सानिया है वो सानिया दुनिया की सियासी तारीख का एक बिल्कुल मुनफरद वाक़या है, जिसमें 165 से ज़ायद जो है पॉलिटिकल वर्कर अपनी लीडरशिप की जान बचाते हुए शहीद हो गए।
और मैं इसके साथ साथ ये कहूँ कि पीपल्स पार्टी के कारकुनों के साथ साथ उसमें हमारे मीडिया के दोस्त, एक निजी टीवी के कैमरामैन आरिफ खान भी शहीद हुए। तो इसमें हमारा मीडिया के दोस्त भी, जो कि उस बेनज़ीर भुट्टो शहीद के ट्रक के साथ साथ अपनी गाड़ी चला रहे थे, कवरेज कर रहे थे, हम आज उनको भी याद करते हैं। मीडिया के दोस्तों का भी उसमें एक बहुत बड़ा किरदार है, उसमें बहुत से मीडिया के दोस्त ज़ख्मी भी हुए। दोस्तों साथियों, वो दिन जो है, वो दिन वैसे तो जिस दिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद आ रही थी, वो पाकिस्तान के अवाम के लिए एक खुशी का दिन था, एक ईद का दिन था। लेकिन उस खुशी को 18 अक्टूबर की शब 12 बजे गम में तब्दील कर दिया गया, जब एक दहशतगर्दाना वाक़या किया गया, दो बम धमाके किए गए। और मैं आपको बताऊं कि उस वक्त मैं और सईद गनी साहब, हम दोनों साथ थे, हम दोनों पैदल चलते हुए जुलूस के साथ जा रहे थे। जब हम आगे गए तो इत्तला मिली तो सबसे पहले अस्पताल पहुंचने वालों में मैं और सईद गनी थे, जहां हमने शहीदों को शनाख्त भी किया और उसके साथ साथ ज़ख्मियों की वहाँ ट्रीटमेंट भी कराई। इस तरह पूरी रात ये सिलसिला चलता रहा। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब, आसिफ अली ज़रदारी साहब ने हमेशा शोहदाए कारसाज की को याद रखा है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक एक कारकुन जब तक हयात है, लीडरशिप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कायम है, तो इंशाल्लाह शोहदाए कारसाज को कभी भी उनके कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जाएगा। थैंक यू जी। गाड़ी सर लगा वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ अपनी 2 सीटें हार चुकी है। इमरान खान ने जहां खुद इलेक्शन नहीं लड़ा, वहां से पार्टी को शिकस्त हुई। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नवाज शरीफ का पाकिस्तान वापस आना बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। लड़ा था हर सीट के ऊपर, उसके बावजूद ये रिज़ल्ट आया, तो इसमें शिकस्त वाला कोई एलिमेंट नहीं। कल का रिज़ल्ट तो क्लैरिटी के साथ अगर आप देखें तो उन्होंने अपनी 2 सीटें लूज़ की हैं और एक सीट के ऊपर जो है कोई और खातून उन्होंने खड़ी की थी, शाह महमूद साहब की बेटी खड़ी थी। ऐसी कोई बात नहीं है। आम इंतखाबात तो मेरा ख्याल है अगले साल शेड्यूल है, इससे पहले तो कोई इंतखाबात नहीं है। आपका फिलहाल कोई इरादा नहीं है? अगर लॉन्ग मार्च इरादा जो है, जो आइन और कानून का ने जो वक्त मुकर्रर किया उसका। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि ज़िमनी इलेक्शन के नताइज किसी पार्टी के बयानिए की हार जीत नहीं। 8 सीटें तहरीक इंसाफ की थीं, जिसमें से 2 हमने जीत लीं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खाकान अब्बासी ने मजीद कहा, मुस्लिम लीग नून का बयानिया सिर्फ पाकिस्तान की खिदमत करना है। ये बयानी की शिकस्त नहीं होती, ये पार्टी ने इलेक्शन लड़ा है और 8 सीटें पीटीआई की थी, 2 हमने जीत ली। नून लीग का नया बयानिया पाकिस्तान की खिदमत। कबूलियत कम नहीं हो रही, सिर्फ 2 उम्मीदवार थे। 3 इलेक्शन थे पंजाब में, एक में जॉइंट कैंडिडेट थे पीपल्स पार्टी के और नून लीग के, वो कामयाब हुए हैं। 2 पे नून लीग खुद लड़ी थी, ननकाना साहब, और फैसलाबाद में वहाँ कामयाबी नहीं है। नवाज शरीफ का आना कितना जरूरी है मुस्लिम लीग नून के लिए? नवाज शरीफ साहब का मुल्क के लिए जरूरी है। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक की रोकथाम के लिए दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट का फसलों की बाकियात जलाने वाले किसानों को 2 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म। फसलों की बाकियात जलाने वाले किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का भी हुक्म जारी किया गया है। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक की रोकथाम के लिए दरखास्त पर समाअत हुई है। लाहौर हाईकोर्ट ने फसलों की बाकियात जलाने वाले किसानों को 2 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म जारी किया है। फसलों की बाकियात जलाने वाले किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का भी हुक्म जारी किया गया है। तो फ़ज़ाई आलूदगी से मुतल्लिक अहम फैसला। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक की रोकथाम के हवाले से दरखास्त पर समाअत हुई है। अहम फैसला सामने आया है कि लाहौर हाई कोर्ट ने फसलों की बाकियात जलाने वाले किसानों को 2 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म जारी किया है। फसलों की बाकियात जलाने वाले किसानों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने का भी हुक्म जारी किया गया है। अदालती कार्रवाई की मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अशफाक से। अशफाक, बताइएगा इससे मुतल्लिक। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक की रोकथाम से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने फसलों की बाकियात जलाने वाले किसानों को 2-2 लाख रुपए जुर्माना करने का हुक्म दे दिया और ये भी कहा कि फसलों की बाकियात जलाने वाले किसानों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएं। अदालती हुक्म पर 4 इजलास के डीसी अदालत में पेश हुए और इस मौके पर अदालत को ये बताया गया कि गूगल मैप की जो रिपोर्ट है वो अदालत में पेश की गई है और इसमें
अदालत ने ये कहा कि ये रिपोर्ट आज ही चीफ सेक्रेटरी के सामने रखी जाए और चीफ सेक्रेटरी को बताया जाए कि ये है आपके डिप्टी कमिश्नर की कारकर्दगी। अदालती हुक्म पर डीसी ओकाड़ा रोस्टम पर पेश हुए और इस मौके पर अदालत को बताया गया कि ओकाड़ा में फसलों को जलाने के 153 वाकयात हुए। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि ये जिम्मेदारी किसकी है, अगर अदालती अहकाम पर अमल नहीं होता तो बता दिया जाए, अदालत इस हवाले से कार्रवाई करेगी। इस मौके पर चारों डिप्टी कमिश्नर ने अदालत को यकीन दहानी करवाई कि जिम्मेदारों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर अदालत ने आइंदा समाज पर जो माहौलियाती कमीशन के मेंबर हैं उनको अमल दरामद रिपोर्ट पेश कर दी और ये कहा कि फसलों की बाकियात को आग लगाने वाले जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और इस हवाले से किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जस्टिस शाहिद करीम ने यह भी कहा कि जिस जिले में फसलों की बाकियात को आग लगाई गई वहां का डिप्टी कमिश्नर जिम्मेदार होगा और उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। जी बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अशफाक।